जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस सेशन में इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के पश्चात इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय राज व्यवस्था और संविधान से संबंधित एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। और इस सेशन में हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि भारत का संवैधानिक विकास जो मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत में आप लोग पढ़ते हैं और जहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वह टॉपिक भी इसमें इंक्लूड है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में जो पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813 एंड ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर होगा ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तथा सर एलिजाह इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो यह इम्पॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में ब्रिटिश काल में कहाँ पर हुई? कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में सबसे पहले न्यायालय यानी सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के अनुसार। ओके, और इस सर्वोच्च न्यायालय में के जो पहले फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश यानी जिसको आप चीफ जस्टिस कहते हैं वह एलिजाह इम्पे थे। तो तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कहाँ पर? कलकत्ता में। और इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजाह इम्पे। तो यह तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यानी 1861। ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 यानी 1892। ऑप्शन सी कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही आंसर ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी बार बार पूछा जाता है। कह रहा है भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों यानी गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। विभागीय प्रणाली से क्या तात्पर्य है कि गृह विभाग, सैन्य, राजस्व और वित्त, ये विभागों का बंटवारा पहली बार 1861 में किया गया। ओके, ब्रिटिश काल में। कैनिंग का पूरा नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है
इस परिषद के सदस्य जो मनोनीत किए गए थे, इसमें 3 भारतीय भी थे। इसमें बनारस के राजा, पटियाला के राजा यानी महाराजा और सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा वित्तीय विषयों पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। और वायसराय के ये परिषद में 3 सदस्यों को भी मनोनीत किया गया था, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही आंसर होगा बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। यह भी अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पहले हम लोग देखे हैं 61 में, तो वहाँ पर बजट पर एकदम चर्चा करने की का पावर नहीं था, अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर बजट पर चर्चा करने की शक्ति तो प्राप्त हुई, लेकिन मतदान का अधिकार इन्हें नहीं दिया गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। यानी 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का भी प्रारंभ किया गया। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में क्या दे रहा है? ए कह रहा है नियंत्रक मंडल की स्थापना, बी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी कह रहा है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। सूची सेकंड में 1 फर्स्ट कह रहा है विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन यही रेगुलेटिंग एक्ट भी है, इसी का नाम विनियमन अधिनियम भी है। ओके, सेकंड कह रहा है पेट्स इंडिया एक्ट 1784। थर्ड कह रहा है चार्टर अधिनियम 1813 एंड 4 कह रहा है चार्टर अधिनियम 1833। अब यहाँ पर सुमेलित करना है, मैच करना है। तो ये कह रहा है सूची फर्स्ट में नियंत्रक मंडल की स्थापना। नियंत्रक मंडल की स्थापना नंबर 2 से पीट्स इंडिया एक्ट से 1784 के द्वारा नियंत्रक मंडल की स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर ए से 2 हो जाएगा। बी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, विनियमन अधिनियम 1773, इसका 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। सी कह रहा है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो इसका चार्टर अधिनियम 1813 हो जाएगा, यानी सी का 3 हो जाएगा। इसके बाद डी कह रहा है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो यह नंबर 4 हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833, यानी डी का 4 हो जाएगा। यानी क्या कह रहा हो जाएगा 2 1 3 4, यानी 2 1 और 3 4। तो देख लिया जाए ये आंसर किस में है, 2 1 3 4। कूट कर रहा है, ये आंसर कर रहा है 1 2 3 4। ये तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ए का 2 सही है। बी कह रहा है ए का 2, बी का 1, तो ए का 2 तो सही है, बी का 1 कह रहा है, बी का 1 भी सही है, और सी का 3 यह भी सही है, और डी का 4। इसका सही आंसर होगा बी। अन्य में भी देख लिया जाए, किसी में तो नहीं है,
सी का 1 कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ओके, और बी का 2 कर रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। डी कर रहा है ए का 2, तो ए का 2 तो ठीक है, लेकिन बी का यहाँ 4 दे दिया है तो यह भी नहीं होगा। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ओके, एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। कह रहा है फर्स्ट नंबर 1 कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सेकंड कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो यह इंपॉर्टेंट है। क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ओके, थर्ड क्या कर रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। यह भी एग्जाम आपसे पूछा जाता है, प्रश्न क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। फोर्थ कह रहा है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके, साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। तो यह एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है, ध्यान रखिएगा। और यही चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत पूछा कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य, तो कानूनी सदस्य से तात्पर्य है विधि सदस्य, ओके, की नियुक्ति की गई 1833। और वह व्यक्ति का भी नाम पूछ देता था, विधि सदस्य कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? ऑप्शन ए है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, और ऑप्शन डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर होगा सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ओके, कर रहा है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार कब दिया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, अब देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से, ओके, इन्हीं लोगों के प्रयासों से यानी भारत सचिव और वायसराय के प्रयासों से 1919 का अधिनियम लाया गया था। इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका सही आंसर होगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। भारत
शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो कब किया गया? 1937 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1935 यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा। आगे कह रहा है कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नामक 2 नए प्रांत बनाए गए। 1937 में बर्मा को अलग किया गया और इसी अधिनियम के द्वारा उड़ीसा और सिंध को नाम से 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? ऑप्शन ए है संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को और ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नरों को। इसका सही आंसर होगा सी, गवर्नर जनरल को। एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेश, प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन यानी इमरजेंसी अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिए गए थे। शेष क्या था? अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेश, प्रतिरक्षा और आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका सही आंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक यानी 1935 में एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ओके, तो यह लागू नहीं किया जा सका क्योंकि अखिल भारतीय संघ तभी बन सकता था जब उसमें देशी रियासतें भी सम्मिलित होंगी और देशी रियासतें इसमें सम्मिलित नहीं हुई। इसलिए 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो सका या अखिल भारतीय संघ स्थापित नहीं हो पाया क्योंकि देशी रियासतें इसमें शामिल होने से इनकार कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा यानी सेक्शन 42 यानी 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। ओके, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा यानी सेक्शन 42 में प्रेरित है, यानी वहां पर दिया गया था। वर्तमान में यानी भारत स्वतंत्र हो गया और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान लागू हो गया तो आर्टिकल अनुच्छेद 123 के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दिया है भारतीय संविधान के तत्व और सूची सेकंड देश जिससे लिया गया। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट में कह रहा है ए राज्य के नीति निदेशक तत्व,
बी कह रहा है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, सी कह रहा है समवर्ती सूची, डी कह रहा है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। और इधर सूची सेकंड में कह रहा है देश जिससे लिया गया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। ओके, अब यहाँ कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है। ओके, यानी ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद कह रहा है मूल अधिकार, मूल अधिकार अगर हम लोग देखेंगे तो फंडामेंटल राइट, तो यह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। ओके, यानी यूएसए से लिया गया तो बी का 5 हो जाएगा। इसके बाद समवर्ती सूची कह रहा है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ पर ए से हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो यह हो जाएगा कनाडा। ओके, बी का हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देख लिया जाए कैसे आंसर बन रहा है, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 1 2, 3 5 1 2, देखा जाए किस में है, 3 थर्ड हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 5 हो गया, और इसके बाद 1 हो गया, 2, तो 3 5 1 2, तो 3 5 1 2 देखा जाए किस में दिया गया है, वही सही होगा। 3 5 1 2, तो यहाँ पर ए कह रहा है 5, तो ये होगा नहीं क्योंकि ए का 3 सही है। बी कह रहा है 3, ये तो सही है ले, और बी का 5 भी सही है, लेकिन सी कह रहा है, सी का हमें 1 चाहिए, 1 सही है लेकिन यहाँ पर 2 है इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे सी देखते हैं, सी का 5 है। ओके, और तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ए का 5 नहीं होगा, ऑप्शन सी में ए का 5 नहीं होगा, ए का क्या होगा 3 होगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। डी देख लिया जाए, ए का 3 यह तो सही है, बी का 5 यह भी सही है, सी का 1 यह भी सही है, और फिर कह रहा है डी का 2 यह भी सही है। ओके, इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा डी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, कह रहा है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ओके, और लास्ट कह रहा है भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कहाँ से लिया गया, कनाडा से। ओके, तो इस प्रकार इसका जो मैच था सुमेल था वह था 3 5 1 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही आंसर ये होगा कनाडा। अभी हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में मैच करने वाले में एक्सप्लेन हम लोग पढ़े हैं, वहाँ पर ही क्लियर हुआ हो गया कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। ओके, एक्सप्लेन यहाँ भी दिया गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित यानी रिजर्व करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में, ऑप्शन ए कह रहा है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव है। बी कह रहा है सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की व्यवस्था है। सी कह रहा है द्विसदनीय विधायिका है, और डी कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है। यही इसका सही आंसर डी होगा। ओके, इसमें सही आंसर क्या होगा, डी होगा।
एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यह तो बात सही है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन कराना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार पुनरावलोकन करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। ओके, यह भी जानते रहिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना कहाँ से आई है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है या लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बी कह रहा है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। सी कह रहा है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। डी कह रहा है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा किया जाता है। नो, यहाँ पर सही होगा एक ही, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल है, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति, राज्यों के अनेक पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। ओके, तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रश्न संख्या 14, कह रहा है भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट कर रहा है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से एडॉप्ट किया गया है। ओके, भारतीय एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स के समान है। अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा मूल अधिकार को, जबकि भारत में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, इन अधिकारों को प्राकृतिक यानी नेचुरल और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी कह रहा है तत्कालीन मध्य भारत से, डी कह रहा है पंजाब से। इसका सही आंसर होगा बी बम्बई प्रेसिडेंसी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा या संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1946 में जो संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का निर्वाचन अविभाजित भारत यानी बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। लेकिन 1947 में जब विभाजन हो गया और यह पूर्वी पाकिस्तान बन गया यानी बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बन गया यानी पाकिस्तान में चला गया, तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए और चुन करके आए। तो यह दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले वह पूर्वी बंगाल प्रांत से थे। 1947 में जब विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तब फिर BR अम्बेडकर साहब यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पूना संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए, यानी उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में निर्वाचित हुए और फिर संसद पहुंचे, यानी संविधान, संसद से तात्पर्य संविधान सभा में पहुंचे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म और मृत्यु का वर्ष क्रमशः है। ऑप्शन ए कह रहा है 1886 और 1951, ऑप्शन बी है 1951 और 1956, ऑप्शन सी है 1877 और 1961, ऑप्शन डी है 1889 और 1961। इसका सही आंसर होगा बी, 1891 और 1956। 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। एक्सप्लेन भी दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को यानी 1891 को महू यानी मध्य प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। देखिए, जन्म महू में हुआ था जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। कब? 6 दिसंबर 1956 को। ओके, और जन्म कब हुआ था? 1891, 14 अप्रैल 1891। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड डी जगजीवन राम। इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। ओके, कह अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे तो ये नहीं थे। सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम भी थे। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी तथा जगजीवन राम आदि शामिल थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। ओके, यानी स्वतंत्र भारत के पहले यह उपराष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है 10 जून 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 19 नवंबर 1947 और ऑप्शन डी कह रहा है 30 जून 1949। इसका सही आंसर बी होगा 9 दिसंबर 1946। बहुत ही प्रथम अधिवेशन का जो यह तिथि है, डेट है, बहुत ही पॉपुलर है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, अतः बैठक में 389 सदस्यों में यानी 389 सदस्यों में से 211 यानी 211 सदस्यों ने ही भाग लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं ली। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 9 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को यानी 10-11 2 दिन के अंतराल पर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 का राज्य संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी कह रहा है BN राव एंड डी कह रहा है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ओके, संविधान सभा के समक्ष
संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे भारतीय लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। सुनिश्चित हो सके, इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो इस व्यवस्था को कब, यानी कह रहा है कि इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, यानी एक्सेप्ट कर लिया गया। अगला प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। यानी सही उत्तर का चयन करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में कह रहा है ए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, बी कह रहा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, सी कह रहा है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, डी कह रहा है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, और इधर कह रहा है सूची सेकंड के तरफ व्यक्ति का नाम दिया है टी कृष्णमाचारी, 2 कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, 3 कह रहा है के.एम. मुंशी, और 4th कह रहा है एच.सी. मुखर्जी। ओके, तो यहाँ ए कह रहा है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो इसका 4 हो जाएगा। ओके, यानी ए का 4 हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? एच.सी. मुखर्जी, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो गया। बी का रहा प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का 3 हो जाएगा, यानी कौन हो जाएंगे? के.एम. मुंशी। ओके, इसके बाद कह रहा है सी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी टी कृष्णमाचारी। और फिर कह रहा है डी कह रहा है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसलिए कि 2 में क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, यहाँ जवाहरलाल नेहरू, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार सही क्या होगा? आंसर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, 2, यानी 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 देखा जाए किस में है, तो 4 3 1 2 4 3 1 2 बी में दिख रहा है। ओके, 4 3 1 2 इसी में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, अन्य नहीं होगा, क्योंकि ए में ए दिया है, सी का 2 दिया है, डी में 3 दिया है, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा कि ए का 4 देखा हम लोगों ने, बी में 3 देखा, सी में 1 देखा, और फिर डी में 2। ओके, एक्सप्लेन भी दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कर रहा है? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। आगे कर रहा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। आगे कर रहा है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णमाचारी। और फिर आगे कर रहा है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो यह एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है। अगला प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 15। इसका सही आंसर होगा सी 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं।
भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। यह भी ध्यान रखना है कि संविधान के बनने में आपसे पूछ देता है समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ओके, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन यानी कुल 165 दिन, अवधि क्या थी, ड्यूरेशन क्या था, 165 दिन। तो कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान बनने में समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 11, एग्जाम का क्वेश्चन। और संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख यानी संविधान बनने में कुल कितना खर्च आया, तो 64 लाख रुपए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी है प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। तो यह इम्पॉर्टेंट है, 10 लाख पॉपुलेशन पर एक प्रतिनिधि या 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी B.N. राव, ऑप्शन डी कर रहा है K.M. मुंशी। इसका सही आंसर होगा सी, B.N. राव। बहुत इंपॉर्टेंट है, कानूनी सलाहकार यही थे। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार यानी लीगल एडवाइजर के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम है, जानते रहिएगा आप लोग। B.N. राव का पूरा नाम क्या है, सर बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। ओके, और आगे चलकर यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 का रहा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। 1 का रहा एन गोपाल स्वामी आयंगर, यह तो थे ही। ओके, सेकंड का रहा जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे। इसके बाद थर्ड का रहा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यह भी थे। और कह रहा है आई भी सरदार पटेल, यह भी नहीं थे। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी 1 और 3 यही सही होगा, फर्स्ट और थर्ड। ओके, यानी कह रहा है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे तो एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल जी भी नहीं थे। आगे कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1, 3 हमें देखना है किसमें है। ए कह रहा है 1, 2 और 4th ये नहीं होगा क्योंकि 1 और 3 सही है। बी कह रहा है फर्स्ट और 4th, यानी ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है फर्स्ट और थर्ड, यही सही होगा, पहला और तीसरा, इसका सही आंसर यही होगा। डी कह रहा है 2, 3 और 4, यह भी नहीं होगा। एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे तथा इसके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे जो इस प्रकार हैं एन गोपाल स्वामी आयंगर, K.M. मुंशी, अल्लादी
कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मिश्र, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात एन माधव राव ने पद संभाला। इसके बाद नंबर 4 का रहा DP खेतान, और DP खेतान की मृत्यु हो गई। DP खेतान इनकी मृत्यु के पश्चात इस पद पर TT कृष्णमाचारी ने संभाला या नियुक्ति की गई। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ओके, अधिनियमित किया गया था। प्रश्न को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा, डी ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका सही आंसर होगा ए संविधान सभा द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुल प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1948, बी है वर्ष 1949, सी है वर्ष 1950, डी वर्ष 1951। इसका सही आंसर होगा सी वर्ष 1950 में। अगला एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में की गई। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकेंड यानी 52 सेकेंड है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण धर ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को पहली बार गाया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विश्व नारायण धर ने किया था। यह भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आया भी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। इसका सही आंसर होगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष यही थे। एक्सप्लेन को भी हम देख लेते हैं हम लोग। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, बिकॉज। ऑप्शन ई कह रहा है कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी कह रहा है इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी कह रहा है यह एक शुभ दिन था। डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये होगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, यही सही है। ओके, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, नहीं, ये गलत है। ओके, शुभ दिन था, ये भी गलत है। यहाँ पर कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर
1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, सही आंसर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू ही थे। ओके। बी का रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह नहीं होगा। सी का रहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यह भी नहीं होगा। डी का रहा जगजीवन राम, यह भी नहीं। इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू हो गए। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं हो गए। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वायसराय को इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा परिषद के उपाध्यक्ष या उपसभापति के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। कह रहा है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए टी कृष्णमाचारी, बी का रहा है वी कृष्णमाचारी, सी का रहा है एस मुखर्जी और डी का रहा है फ्रैंक एंथोनी। इसका सही आंसर डी होगा, फ्रैंक एंथोनी थे। एक्सप्लेन को भी आप देख लिया जाए हम लोग। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा का प्रथम मनोनीत अस्थायी उपसभापति नियुक्त किया गया। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष एच मुखर्जी थे। ओके, मतलब प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एच मुखर्जी थे। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और यह कैसे थे? अस्थायी थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि 9 दिसंबर को जो हुआ था द्वारा फ्रैंको एंथोनी को संविधान सभा का प्रथम मनोनीत यानी अस्थायी उपसभापति। तो दोनों दिमाग में रखिएगा बात कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी उपाध्यक्ष यानी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। यह दोनों दिमाग में बैठाए रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए जनवरी 22 जनवरी 1946, बी का रहा है 22 जनवरी 1947, सी है 20 जनवरी 1947, डी है 26 जुलाई 1946। इसका सही आंसर बी होगा, 22 जनवरी 1947। ओके। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी, यानी 1946 को। तो यह इंपॉर्टेंट है। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। कह रहा है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है ग्रैनविले ऑस्टिन, ऑप्शन बी CR एटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर होगा ए, ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। ओके, क्या कहा था? उन्हीं का यह स्टेटमेंट था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के अमेरिकी इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर होगा ए 15।
एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 389 में से 299 सदस्य ही शेष थे, जिनमें 256 चुने हुए व 70 मनोनीत थे। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य, 26 अनुसूचित जाति के सदस्य व 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। अगला प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? जो सत्य है उसी को हम लोगों को चूज करना है। फर्स्ट कह रहा है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। नंबर 2 कह रहा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। थर्ड कह रहा है वह बहुदलीय निकाय थी। और फोर्थ कह रहा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। यहाँ पर ध्यान रखना है, तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, यह तो नहीं सही दिख रहा है। नंबर 2 कह रहा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर थी का परिणाम थी, यह भी सही नहीं होगा। थर्ड कह रहा है वह बहुदलीय निकाय थी, यह तो सही है, बहुदलीय निकाय था, यह तो सही बात है। नंबर 4 कह रहा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी सही है। तो इसका 3, 4 सही होगा। कह रहा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो है 1 और 2 सही नहीं दिख रहा है, इसमें 3 और 4 सही है। ओके, तो एक कूट को देख लेते हैं। 3, 4 ए कह रहा है 1, 2 यह नहीं होगा, बी कह रहा है 2, 3 यह भी नहीं होगा, सी कह रहा है 3, 4, इसका सही आंसर यही होगा। डी कह रहा है 1, 2, 3, 4 सभी, यह भी नहीं होगा। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचक मंडल के द्वारा किया गया था, न कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। इन सदस्यों में अनेक दलों के सदस्य शामिल थे तथा सभा के संचालन के लिए अनेक समितियां गठित की गई थी। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35, संविधान दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 22 जनवरी और ऑप्शन डी है 22 नवंबर। इसका सही आंसर ये होगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ओके, एक्सप्लेन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। सरकार द्वारा संविधान दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 2015 में लिया गया, क्योंकि इसी वर्ष संविधान निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्म दिवस मनाया गया था। ओके, तो कब? प्रतिवर्ष 26 नवंबर को। तो यह भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को देखिएगा और फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एनसीईआरटी की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।